तो भारतीय लोकतंत्र में 2014 के बाद पहली बार शायद ऐसा लम्हा आया जब लोकसभा के भीतर मोदी सरकार किसी महत्वपूर्ण बिल पर जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव गिर गया। सवाल सिर्फ एक बिल के गिरने का नहीं है, बल्कि उस परिसीमन की बिसात का भी है जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नई रणनीतिक और राजनीतिक जंग छेड़ दी है। सवाल है कि क्या यह सरकार की रणनीतिक हार है या फिर सरकार का विपक्ष को एक्सपोज करने की रणनीति है। लोकसभा में जो हुआ उसने सबको चौंका जरूर दिया है। सदन में कुल 528 सांसद मौजूद थे। संविधान संशोधन वापस करने के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार का आंकड़ा 298 पर सिमट गया। विपक्ष को 230 वोट मिले। दिलचस्प बात यह रही कि सरकार को जगनमोहन रेड्डी की YSRCP के 4 सांसदों का भी समर्थन मिला और साथ ही एक निर्दलीय का साथ भी मिला। फिर भी बिल पास नहीं हो पाया। सरकार हार को नहीं टाल पाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो चुका था। 16 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई भी कर दिया गया, लेकिन इसका लागू होना जनगणना और परिसीमन की शर्तों से जुड़ा है, क्योंकि परिसीमन का मतलब है सत्ता और प्रतिनिधित्व का पुनर्संतुलन, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। सवाल राजनीतिक है। सवाल है कि क्या सरकार को पहले से पता था कि उसके पास नंबर कम है। फिर सवाल ये 3 दिन का विशेष सत्र क्या सिर्फ एक राजनीतिक संदेश के लिए, मैसेजिंग के लिए किया गया। अगर बिल पास होता तो सरकार को श्रेय मिलता महिलाओं को आरक्षण दिलाने का, लेकिन गिरा तो विपक्ष पर महिला विरोधी होने का हमला सरकार कर रही है। यानी दोनों तरफ पॉलिटिकल स्पेस सरकार के लिए थी। तो सुनिए बीजेपी की नेता अब क्या कह रही हैं बिल करने के बाद। 98 साल उस मंशा का क्या हश्र हुआ है, वो कल देश की संसद में देश भर की महिलाओं ने देखा। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। लेकिन लगता है विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। विपक्ष ने इस मुद्दे को महिला आरक्षण से आगे बढ़ाकर राज्यों के पावर बैलेंस का सवाल बना दिया। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने इसे संघीय संतुलन पर हमला बताया। दरअसल परिसीमन का मतलब है लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 815 या फिर 816 करना, लेकिन दक्षिण के राज्य इससे असहज हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो कांग्रेस ने इसी सवाल को लेकर सरकार को निशाने पर ले लिया। We all unanimously passed the 23rd Women Reservation Bill. We are for Women Reservation Bill. Now the government has to act immediately to implement the Women Reservation Bill for 2029 election. Without any delay, they have to act immediately. Their agenda is to link with the Women Reservation, link with the delimitation with the Women Reservation failed yesterday. Women Reservation never failed. Their agenda to link delimitation with the Women Reservation failed. Why? Because they want to do a delimitation according to their convenience, like Assam and Jammu and Kashmir. They want to cut short the entire constituency according to their convenience. That has been failed. तो दक्षिण के राज्य इससे असहज है और इस वक्त दक्षिण में कोयम्बटूर में PM मोदी सीधे जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। Extremely successful. More and more. நண்பர்களே, கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டிலே 2 விஷயங்கள் சாதனை அளவுகளை எட்டி இருக்கின்றன. முதலாவதாக ஒரு குடும்பத்தின் சொத்து, இரண்டாவது தமிழ்நாட்டின் கடன். தமிழ்நாட்டின் உச்சபட்ச குடும்பம் மேலும் மேலும் பணக்காரர்களாகி வருகின்றார்கள். ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே ஒவ்வொருவர் மீதும் இருக்கின்ற கடனோ மேலும் 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 கூடிக்கொண்டே போகின்றது. DMK's policy is by the family, of the family and for the family. CM
same family. Deputy CM, same family. Prominent MP in Delhi, same family. Film, media houses, many such things controlled by one family. यहां तक कि डीएमके के सीनियर नेताओं को भी एक परिवार के जूनियर मोस्ट मेंबर्स के सामने झुकना पड़ रहा है. திமுகவின் கொள்கை என்ன? குடும்பத்திற்கு குடும்பத்தால் குடும்பத்திற்காக, அவ்வளவுதான். முதலமைச்சர் அதே குடும்பம், துணை முதலமைச்சர் அதே குடும்பம், டெல்லியில் இருக்கும் முக்கியமான எம்பிக்கள் அதே குடும்பம், திரைப்படங்கள், ஊடக நிறுவனங்கள், இப்படி பல துறைகளை ஒரே குடும்பம் தன் கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறது. எந்த அளவுக்கு என்றால் திமுகவின் மூத்த தலைவர்கள் கூட ஒரு குடும்பத்தின் மிக இளைய உறுப்பினர்களிடம் தலை தாழ்த்தி நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. Whenever I meet people from Tamil Nadu, they tell me there is a big competition in the family here. The competition is between the son and the son-in-law. They are competing on who will loot more. எப்போதெல்லாம் நான் தமிழ்நாட்டு மக்களை சந்திக்க நேர்கிறதோ அப்போதெல்லாம் அவர்கள் என்னிடத்திலே ஒரு விஷயத்தை கூறுவார்கள். அது என்ன தெரியுமா?